नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो टॉपिक है ऊर्जा संसाधन का। देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी संभावना है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनने वाला था वो सारे सिलेक्टेड प्रश्न इसमें जो है कि हम ले लिए हैं। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, प्रॉपर इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि लास्ट समय में आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए आपके लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हज़ार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हज़ार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके। और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऊर्जा है जो गैर परंपरागत है। देखिए एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है। जबकि बायोगैस जो है ये आपका क्या है, गैर परंपरागत है। देखिए गैर परंपरागत क्या होता है आपको पता ना चाहिए, जो नए नवाचारों में खोजे गए हैं यानी कि आधुनिक रूप से जो ऊर्जा का निर्माण किया गया है उसी को हम सभी गैर परंपरागत श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो होता है यह आपका गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया जो ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है, बायोगैस हो गया, ये सभी आपका गैर परंपरागत श्रेणी का है। अच्छा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जैसे कह सकते हैं कि वैसी ऊर्जा जिसका उपयोग मानव प्राचीन ढंग से करते हुए आया था उसी को हमसे क्या कहते हैं, परंपरागत। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है आपका परंपरागत श्रेणी का है। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले अभी बताएं कि परंपरागत स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा, वो जो प्राचीन समय से ही चलता आया था, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोबर गैस हो गया, या कह सकते हैं कि आप कह सकते प्राकृतिक गैस हो गया। तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत है। जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है ये आपका आधुनिक ढंग से जो कि उत्पादन किया गया है, यानी कि ये आपका गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आएगा। बात समझ लीजिए आप सभी, जो आप सभी बिजली का उत्पादन करते हैं ताप के थ्रू एनटीपीसी में, तो वो सभी क्या है, आधुनिक ढंग से किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषक होता है। तो सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सौर ऊर्जा से बहुत ही कम प्रदूषण होता है, नहीं के बराबर प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से। अगला है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आप शुरू से अंत तक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न लिया गया है, वही चीजें लिया गया है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप सभी सिर्फ प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी प्रश्न पेपर में बिल्कुल आप सभी आराम से बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया से हम सारा चीज आपको पढ़ा देंगे। बस चैनल से आपसे जुड़े रहिएगा। देखिए भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो तापीय ऊर्जा होता है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा जो कि आपका ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है कोयला के थ्रू। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई। बीझिनजाम में की गई थी, यह आपका केरल में पड़ता है।
याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पड़ता है? केरल में। अगला है चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? देखिए, अगर कल्पक्कम की बात किया जाए तो यहाँ आपका नाभिकीय ऊर्जा स्रोत की स्थापना की गई थी या संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा। तो कल्पक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है, जो कि चेन्नई के समीप है। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। जितने भी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो सारा बता देंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। तो काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। जैसे रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, एक सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है ये अभी हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हालांकि आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी यहाँ से रखना क्या याद है ये समझिए आप सभी। देखिए, पहला सूची में दिया हुआ है तारापुर शक्ति केंद्र, उसके बाद है रावत भाटा शक्ति केंद्र, काकरापार, उसके बाद जो है कि केंगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये किस किस राज्य में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, तारापुर जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि आपका ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से रावत भाटा जो है ये आपका राजस्थान में है, यानी कि 3 का जो हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा काकरापार ये आपका गुजरात में है, यानी कह सकते हैं कि सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि बच गया आपका एक केंगा, ये आपका कर्नाटक में है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 खोजिए आप सभी। 4 3 2 1 ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से यही याद रखिएगा कि तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। काकरापार कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और उसके बाद केंगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इसको जो लिखना है आपको सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा लिख लिए, और उसके बाद यहाँ डैश में देखिए राजस्थान दे दीजिएगा और सब उतार लीजिए आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा केंगा में होता है, तो केंगा आपका कर्नाटक में है, अभी आपको बताएं। तो यहाँ पर आपका नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो था वो आपका तारापुर महाराष्ट्र वाला था, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर भी देखिए आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में दिया हुआ है। देखिए डायरेक्ट याद रखिएगा, बाकी बात कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको। कर्नाटक में कौन सा था? अभी बताए थे आपको, कर्नाटक में केंगा था, क्लियर है। कर्नाटक में कौन सा है? केंगा है, लिखिएगा आप सभी। तमिलनाडु में कौन सा है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में काकरापारा है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या बताएं? कर्नाटक में केंगा है, तमिलनाडु में कुडनकुलम है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, और गुजरात में कौन सा है? काकरापार है। तो बस इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। इधर आप सभी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र लिख लीजिए और इधर आप डैश देके राज्य लिख लीजिए, और उसके बाद पूरा छाप दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण, याद रखिएगा आप सभी। देखिए मणिकरण और ज्वाला की बात किया जाए, यहाँ से एक याद रखिएगा ज्वाला के बारे में, ज्वाला के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पे है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा याद रखिएगा कि आपका पुंगा घाटी जो है वो लद्दाख में पड़ता है। पुंगा घाटी, पुंगा घाटी ये भी आपका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, पुंगा घाटी। इसके अलावा कुछ और बता देते हैं, जैसे कि सूरज कुंड कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद याद रखिएगा आप सभी पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ता है, ये सभी आपका भूतापीय ऊर्जा केंद्र हैं, पश्चिमी घाट। उसके बाद जो है कि तातापानी ये आपका छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत उत्पादन का योगदान कितना है? तो सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन ही भारत में किया जाता है, तो ये लगभग 70% से प्लस होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि तालचर हो गया और इन्नौर हो गया, ये उल्लेखनीय है किसके लिए? तो तापीय शक्ति केंद्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर भी देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सिंगरौली, उसके बाद कोरबा, रामकुंडम, कहलगांव दिया हुआ है, ये सभी आपका क्या है? तापीय ऊर्जा केंद्र वाला है। तो कहलगांव कहाँ पे है? आपको पता है कि बिहार में है कहलगांव, तो ये एक याद रखिएगा। उसके बाद जो है कि रामकुंडम की बात किया जाए,
रामकुंडम आपका तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। रामकुंडम कहाँ पे है? तेलंगाना में। उसके बाद अगर कोरबा की बात किया जाए तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और सिंगरौली की बात किया जाए तो एक बज गया मध्य प्रदेश, तो सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो क्या क्या बताएं? कहलगांव कहाँ पे? आपका बिहार में है। उसके बाद जो है कि रामकुंडम कहाँ है? तेलंगाना में है। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो आपसे मिला लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। अन्यथा आपको मिलाना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट याद कीजिए आप सभी। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कहलगांव तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? बिहार में है। रामकुंडम तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो ये इस प्रकार सीक्वेंस में याद रखिए। कहलगांव कहाँ है? एनटीपीसी, यह आपका बिहार में है। रामकुंडम तेलंगाना, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्य में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी कि ओरबा जो है ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है, तालचर उड़ीसा में बिल्कुल सही है। अभी जो बताएं कोरबा के बारे में, अभी ऊपर बता चुके हैं आपको। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, बताए ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। आप थोड़ा सा एडवांस चलिएगा ना तो प्रश्न को आराम से बना लीजिएगा, अगर प्रश्न दाएं बाएं जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि चैनल से जुड़े रहिएगा आप सभी, बिल्कुल बेहतरीन हम आपको तैयारी करवा देंगे। सोचना नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा आप सभी को, अगर मेरे साथ में जुड़े हैं तो बात समझ गए। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। यह भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि अगर भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात किया जाए तो वो दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था 1897 में। ये एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है चुंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की एक संयुक्त परियोजना है। ये किस नदी पर है? चुंगा बांगचू नदी पर है, बांगचू नदी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में है, श्रावती नदी पर है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, याद रखिए। अगला है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। तो याद रखिएगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। यह ऑप्शन में देखिएगा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी भी दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक शक्ति परियोजना ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए लोकटक एक झील भी आपको पता है आप सभी को, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो ये आपका मेट्टूर में की जाती है, याद रखिएगा। कहाँ पे? मेट्टूर में विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है, मेट्टूर में। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम बताइए यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो वहाँ जब आ जाएगा पेपर तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ जो बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोयला, तब पेट्रोलियम, तब जल विद्युत, उसके बाद प्राकृतिक गैस होगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन क्या था समझिएगा। भारत के कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों में से योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहला कोयला हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोलियम, तब जल विद्युत, तब प्राकृतिक गैस का है। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व में चौथा स्थान पे आता है, याद रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा पहला स्थान पे बात किया जाए तो चीन आता है, उसके बाद जो है कि दूसरा स्थान पे आपका अमेरिका आता है, तीसरा स्थान पे आपका जर्मनी आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? तो अभी बताएं कि 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी?
तो ये आपका दार्जिलिंग में किया गया था, याद रखिएगा। भारत में प्रथम विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अगला है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही है। तो ये देखिए ताप विद्युत परियोजना के बारे में बात किया गया है। जैसे बताया कि कहलगांव बिहार में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें सही जोड़ा पूछा गया है ना, तो कावास जो है ये गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बाकी बात ये सभी गलत है। अब देखिए आपको बताए थे कि कोरबा कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए अगर तलचर की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तलचर आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा याद रखिएगा, आपसे उड़ीसा में पड़ता है। कोरबा के बारे में क्या बताएं, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है कोरबा। उसी प्रकार से रामकुंडम के बारे में बताएं कि ये आपका तेलंगाना में है, याद रखिएगा आप सभी, ना कि मध्य प्रदेश में है। अगला है कि ओरबा शहर प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। ये शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। देखिए अभी यहीं पर एक क्वेश्चन आपको हम बताए थे जो दार्जिलिंग वाला, वहां पर क्वेश्चन क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, याद रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था। और यहाँ पर क्या है, भारत में जल विद्युत शक्ति केंद्र, याद रखिएगा, यहाँ पर शक्ति केंद्र है, वहाँ पर जल विद्युत केंद्र था। क्या बताएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन दार्जिलिंग में 1897 में, जबकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना हुआ था 1902 में, याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थापित हुआ था। कहाँ पे, कावेरी नदी पर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अभी के समय में पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन जो कर रहा है वो आपका तमिलनाडु राज्य कर रहा है। तमिलनाडु कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है, तमिलनाडु कर रहा है अभी के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा डैश की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो कोयले से लगभग जो कि फ्रेंड 67% होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। तो राइट आंसर होगा कोयला, याद रखिएगा आप सभी, कोयला जो कि आपका क्या है, ये एक आपका परंपरागत स्रोत है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर हैं। खड़गवासला में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ पे है, खड़गवासला में। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना प्रतिशत है। तो लगभग जो है कि 4% है परमाणु शक्ति का। अगला है कि केंगा में क्या होता है, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है। केंगा में आपका नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है जो कर्नाटक में स्थित है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था, तो तारापुर महाराष्ट्र वाला था, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अब आइए इसको एक बार मिला लीजिए आप सभी। देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया हुआ है। तो कर्नाटक में कौन सा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, केंगा है। तमिलनाडु में आपको बताए थे कि कुडनकुलम है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है और गुजरात में काकरापार है। तो ये इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताते हैं। आइए अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझा देते हैं जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिला था। एक लिखिएगा आप सभी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पहला में लिखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, ये पहले आप सभी समझ लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या क्या होता है ये देखिएगा आप सभी। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वो ऊर्जा जिसे हम सभी कह सकते हैं कि दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, आपका याद रखिएगा, इसको बार बार हम सभी यूज कर सकते हैं। क्या लगता है कि पवन यानी कि हवा कभी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। सूर्य उगना बंद कर देगा, नहीं करेगा, याद रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा के कारण जो
ऊर्जा उत्पादन होता है। जैसे कक्ष का खाड़ी जो देखते हैं आप सभी, वो सभी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल याद रखें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा समझिएगा आप सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिला है, तो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए ये भी। नवीकरणीय ऊर्जा लिखिएगा और इसका स्रोत सबसे पहले समझिए कि ये ऊर्जा क्या होता है। वो ऊर्जा जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, वो ऊर्जा का स्रोत जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, उसे हम सभी अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोयला हो गया, कोयला ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लकड़ी हो गया, ये आपका अनवीकरणीय है। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, याद रखिएगा आप सभी। पेट्रोलियम हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कोयला एक बार जला दीजिएगा, या कह सकते हैं कि जो आपके पास कोयला का संसाधन है आने वाला समय में तो ये खत्म हो जाएगा। बढ़ तो नहीं रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कम ही हो रहा है। और एक बार कोयला को जला देने के बाद उसका उपयोग फिर से नहीं होता है। लकड़ी का भी उपयोग फिर से नहीं है, उसके बाद पेट्रोलियम का भी उपयोग फिर से नहीं होता है। तो ये सभी आपका अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय में समझ गए कि जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं और ये कभी भविष्य में खत्म नहीं होगा। और अनवीकरणीय ऊर्जा जो भविष्य में खत्म हो जाएगा और उसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, वह अनवीकरणीय है। इसके अलावा परंपरागत स्रोत के बारे में बता दिए, जो कि प्राचीन काल से ही जो है कि मानव के द्वारा उपयोग किया जा रहा था ऊर्जा का, वो आपका परंपरागत था। जैसे कि कह सकते हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर, ये सभी क्या है, गोबर गैस, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत की श्रेणी का ऊर्जा है। जबकि गैर परंपरागत स्रोत में क्या था, जो मानव आधुनिक रूप से जो है कि ऊर्जा उत्पादन करके अपना यूज कर रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि जो अभी बिजली का उत्पादन किया जाता है ताप के थ्रू, वो आपका आधुनिक तौर पर किया गया है। ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा, यह आपका गैर परंपरागत स्रोत का होगा, याद रखिएगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। बात समझ गए। तो यहीं पर आपका क्लासेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो समझा दिए हैं। और आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। यहाँ हम आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़िया से तैयारी कर देंगे। चैनल से जुड़े रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। चैनल से जुड़े रहिए, कहीं आपको भटकना नहीं है, आराम से तैयारी यहाँ करवा देंगे हम आपको बेहतरीन तरीके से। और पेपर में अच्छा खासा स्कोर कीजिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बस विश्वास रखिए आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके जाइएगा आप सभी। जय हिंद।